बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3 ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कैपिटल गेंस के साथ डील कर रहा है। हम जानते हैं कि कैपिटल गेंस हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। दोस्तों, माजरत के साथ कि कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका और हमारा चैनल डॉर्मेंट जा रहा था, लेकिन मैं इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने दूंगा और आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा और आगे इंशाल्लाह वीडियोस तसलसल के साथ आएंगी। सेक्शन 37 जो कि कैपिटल गेंस के साथ डील कर रहा है। देखिए, कैपिटल गेन एक सादा सा कॉन्सेप्ट है कि एक एसेट आज आप ख़रीदते हैं, कुछ अरसे बाद उसको बेचते हैं और उस कीमत से ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको एक गेन मिलता है, उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे और उसको डेफिनेटली इस चीज़ पे भी टैक्स हो। और यहाँ हमें यही बताया जा रहा है कि आप एक एसेट को डिस्पोज करने के ऊपर जो भी आपको गेन मिलता है उसको हम इनकम, अगर वो आपके पास एग्जेम्प्ट ना हो तो हम उसे ट्रीट करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मिसाल के तौर पर एक एसेट था जो कि आपने 5 लाख का ख़रीदा था, कुछ अरसे बाद 7 लाख में आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आप जो नेट डिफरेंस आया है 2 लाख, ये आपका कैपिटल गेन होगा जिसको टैक्स किया जाएगा। अब यहाँ ये जो सेक्शन है सब सेक्शन 1A, इसको मैं थोड़ा सा स्टडी करूँगा क्योंकि इसमें शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन बन जाए आपके लिए। सब सेक्शन 1A सेज notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3, gain arising under subsection 3A by a person in a tax year shall be chargeable to tax in that year under the head capital gains at the rate specified in division 8 of the part 1 of the first schedule। तो यहाँ अभी ये बताया जा रहा है कि सब सेक्शन 1 और 3 में हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, लेकिन जब भी सब सेक्शन 3A के तहत कोई भी गेन अराइज होगा तो हम जो उसके लिए जो टैक्स रेट लगाएंगे तो वो हमारे पास अवेलेबल है डिवीजन 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि हम फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में जाएंगे और फिर वहाँ से जाते हुए हम डिवीजन 8 में जाएंगे। तो यहाँ ये देखें, मैंने पहले से इसको निकाला हुआ है। ये आप डिवीजन 8 है, टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये असल में इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपका एसेट जो है एक्चुअली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे एसेट हो सकते हैं, तो उसके लिए ये रेट्स दिए गए हैं। और इसको ज़रा देख लें कि ये है कि द रेट ऑफ द टैक्स पेड टू बी पेड अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 37 के सेक्शन 37 के आप सब सेक्शन 1 में अगर आपको गेन होता है तो इस रेट पे लगाएं। अब यहाँ देखेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के गेन हैं कि अगर आपके पास जो टोटल कैपिटल गेन है वो 5 मिलियन से कम बन रहा है तो आप जो रेट लगाएंगे वो 3.5% होगा। और अगर आपका 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कैपिटल गेन बन रहा है तो फिर हम 7.5% टैक्स लेंगे, क्योंकि अब आपको पता ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप एक एसेट बेचते हैं उसके ऊपर गेन ज़्यादा होता है तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखें तो इसका मतलब यह है कि उसके टैक्स भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने बेनिफिट ज़्यादा कमाया है तो उसके लिए रेट भी चेंज हो जाएगा। चले हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सब सेक्शन 2 है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में हमें फार्मूला बता रहा है कि हम कैपिटल गेंस को किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये सीधा साधा फार्मूला हमने नहीं अप्लाई करना, बल्कि यहाँ जो आपको उसने बताया है कि सब सेक्शन 3 और 4 को भी सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 एंड 4 इनको भी देखना है। अगर इनमें कोई डिफरेंट चीज़ आती है तो आपने उसको अंडर कंसिडरेशन लेना है, उसको अप्लाई करना है। यहाँ जो उसने फार्मूला बताया फॉर कैपिटल गेंस दैट इज़ A माइनस बी। A माइनस बी से मुराद क्या हुआ कि A है कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, के एक एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, जितनी कंसिडरेशन आपके पास आपको रिसीव होती है वो ए बन जाएगी। और बी असल में क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट है। तो इन दोनों का जो फ़र्क है, मिसाल के तौर पर कंसिडरेशन एक एसेट को डिस्पोज ऑफ करने पे आपको 50 लाख की मिली और 20 लाख उसकी कॉस्ट थी, तो 50 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 30 लाख। जो 30 लाख है दैट विल बी द कैपिटल गेन इन दिस केस। अब यहाँ आपको सब सेक्शन 3 में देखते हैं कि अगर आप, हाँ ये मैं ज़रा थोड़ा सा फिर वही बात है कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि जो लॉ होता है वो नेचर से निकाला गया होता है, ख़ुद बंदे का जहन कहता है कि ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, अगर आपने एक एसेट लिया, अब उस एसेट जो आपने 5 लाख का लिया था और आप 1 महीने के बाद उसको 7 लाख में बेचते हैं। इसी तरह का एक और एसेट था, एक और बंदे ने, मिस्टर वाई ने लिया था, वो उसने 10 लाख का लिया था, लेकिन 2 साल के बाद वो उसको बेचता है तो 12 लाख में बिकता है। तो दोनों सूरत में कैपिटल गेन तो आपका भी 2 लाख हो गया, उस भाई का भी 2 लाख हो गया, आपने 1 महीने में कमाया, उसने 2 साल बाद। तो इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए, दोनों को एक जैसा टैक्स नहीं करना चाहिए। तो लॉ में भी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है और वो सब सेक्शन 3 में। इसमें यह है कि आल दो आपको एक्चुअल गेन तो जितना भी होगा, लेकिन आप उसका 3/4 ले लेंगे जब आप एसेट को आपने 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए अपने कस्टडी में रखा हो।
मिसाल के तौर पर आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए वो प्रॉपर्टी रखी थी और आपको जो गेन हुआ था वो 10 लाख का हुआ था। तो हाल तो 10 लाख का एक्चुअल गेन तो 10 लाख का है, लेकिन आप इसे 3/4 कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7,50,000 रुपये कैपिटल गेन बन जाएगा आपका। यानी कि A माइनस बी में आप 7,50,000 वैल्यू पोर्ट करेंगे बजाय के 10 लाख की। ए आपको बता दिया कि सब सेक्शन 2 में कंसिडरेशन रिसीव्ड वाला है। अब सब सेक्शन 3A, जहाँ सब सेक्शन 1A हमने पढ़ा था, उसने हमें सब सेक्शन 3A की तरफ रेफ़र किया था। इसका मतलब क्या है, वो एक डिफरेंट ब्रांच बन गई है जो कि प्रॉपर्टी इनकम के इनकम यानी कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए ये चीज़ चलेगी, बाकी के लिए आपने क्या करना है, 1 और 3 को फॉलो करना है। यहाँ हमें ये बता रहा है कि भाई यहाँ ये सब सेक्शन 3 में आल दो डिफरेंट है, लेकिन उसको आपने छोड़ देना है। जब भी आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उससे जो गेन अराइज होगा, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ तक देखना है कि मतलब अगर आपने होल्डिंग पीरियड प्लस अगर आपने वो जो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है 1 साल से कम अरसे के लिए अपने पास रखते हैं, तो ए जो होगा वो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू ली जाएगी, मतलब 10 लाख ही ली जाएगी। लेकिन अगर आपने 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम अरसे के लिए उस एसेट को अपने पास रखा था, फिर डिस्पोज ऑफ किया, तो कैपिटल गेन 3/4 हो जाएगा। और अगर आप 2 ईयर से भी ज़्यादा बन रहा है लेकिन 3 साल से कम बन रहा है, तो फिर आपका जो कैपिटल गेन होगा वो सीधा साधा हाफ हो जाएगा कंसिडरेशन रिसीव्ड। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा है लेकिन 4 साल से कम है, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड 1/4 हो जाएगा। मतलब जो 10 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ था उसका 1/4 लेंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए अब आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी। 4 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपने एसेट को एक लंबे अरसे के लिए अपने पास रखा था, तो फिर इस सूरत में अब कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि अगर आपका करोड़ों रुपए का टैक्स भी यानी कि आपने गेन किया है लेकिन 4 साल तक आपने एसेट को अपने पास रखा है, तो लॉन्ग टर्म की वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको ज़ीरो टैक्स लगेगा। और यहाँ में एक और बात सब सेक्शन 4 में बताई जा रही है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटर्मिनिंग्स कि कॉस्ट किस तरह निकालेंगे। जिस तरह हमने देखा कि भाई कंसिडरेशन रिसीव्ड तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट भी तो है कि अगर आपने एक एसेट एक्वायर किया तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होगी उसकी कॉस्ट में। अब इसमें ये होगा कि कॉस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन नो अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट। अब आप क्या क्या कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, तो वहाँ बाज़ औक़ात आपको कह रहा है कि भाई बी के अंदर कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यानी उसको ज़ीरो लिया जाएगा। किस सूरत में? पहली बात यह है कि आपने किसी भी प्रोविज़न के तहत इस चैप्टर में किसी भी प्रोविज़न के तहत आप डिडक्शन ले चुके हैं। अब डिडक्शन आपने ले ली है, तो अब आप क्या जो है ना उसकी कॉस्ट तो सारी की सारी वो हो चुकी है, एक्सपेंस आउट हो चुकी है। मिसाल के तौर पर आपने एक इन्वेस्टमेंट उसमें चल मैं उसको ज़रा आसान अल्फाज में 21 में बता देता हूँ। ये जो है बी में, यहाँ ये कह रहा है कि भाई वो सेक्शन 21 में जो रेफ़र किया हो, सेक्शन दैट इज़ रेफर टू इन सब सेक्शन 21 के 21 से डील कर रहा हो, तो फिर आपने बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं। कैसे? आपने कैपिटल एसेट लिया, अब उसको आपने क्या किया है, डेप्रिसिएशन क्लेम करते गए। 1 करोड़ रुपए का या 1 लाख रुपए का लिया था, अब आप हर साल 20-20 हज़ार रुपए डेप्रिसिएशन के तौर पर डिडक्शन ले रहे थे। 5 साल के बाद उसकी वैल्यू तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, तो उसकी बुक वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, तो बी को अब आप यहाँ कोई वैल्यू नहीं, तो जितना गेन होगा वो सीधा साधा आपका कैपिटल गेन होगा। और यहाँ एक और बात आ जाती है कि बाज़ सूरत में हम डायरेक्टली कोई पे नहीं करते एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो फिर उसकी वैल्यू क्या ली जाएगी या उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको जो एसेट मिला है या जो प्रॉपर्टी मिली है वो गिफ्ट के तहत मिली है। अब गिफ्ट में डेफिनेटली आपने को तो कोई पेमेंट नहीं किया, या थोड़ा बहुत पेमेंट अगर लीगल वगैरह उसने की, अदरवाइज़ कोई पेमेंट आपने नहीं की, तो फिर क्या होगा, या बीक्वेस्ट ऑफ विल या आपको वसीयत के तहत मिली है, तो फिर आपने तो इसमें कोई खर्चा नहीं किया है, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे ली जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट कैसे ली जाएगी। दूसरी बात यह है बी, क्लास बी क्या कह रहा है, बाय सक्सेशन इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन, कि आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है या तो विरासत में मिली है, या फिर जिस तरह नॉर्मल सक्सेशन होती है उससे मिली है, या फिर तीसरे नंबर पर आपको डिवोल्यूशन से, यानी कि बिजनेस वाइंड अप कर गया था, कंपनी बंद हो गई थी, तो उससे आपके पास आ गई, तो उस सूरत में भी आपने कोई खर्चा नहीं किया होता है। फिर एक और तरीका है उसमें से कि ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एओपी, कि आपकी जो फर्म थी या जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन थी वो डिज़ोल्व हो गई, तो अब जो एसेट्स थे मेंबर्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, या कंपनी लिक्विडेट कर गया, तो फिर भी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अंदर एसेट उनके पास चले जाते हैं। तो उस सूरत में कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या लिया जाएगा, वो होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। उस एसेट की क्या फेयर मार्केट